नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा है, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, टेस्ट सीरीज आवश्यक रूप से ज्वाइन करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि जो प्रश्न आपको आते हैं वो प्रश्न भी आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके चले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर जो आप अपनी प्रिपरेशन करके आप जाएंगे तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट भी कवर कराया जाता है। तो सारी चीजें एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक दी जा रही है। इस क्रम को फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं होगी। जो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश सेट की भी क्लास अवेलेबल है। LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और साथ ही साथ दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती जो आई है इसके लिए भी क्लास शुरू होने वाला ही है। तो नया बैच जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जो एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार शिक्षक भर्ती की फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। आपको एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। अगर जो आपको अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर चाहिए, अलग से करंट चाहिए तो वो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग के सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति किस लिए बनाई जाती है। स्वचालित नीति किस लिए बनाई जाती है कीमत निर्धारण का, आपको बेसिकली ये प्रश्न ये उत्तर बताना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक, चलिए बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे लोग ए की तरफ मूव कर रहे हैं और कोई ए के अलावा, तो जितने भी लोग ए को बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान सी बात है कि कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति क्या होता है। तो आप कहेंगे कि देखिए सर कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति का मतलब ये होता है कि जब कोई एक उद्योग है या जब कोई एक उद्यमी है, ठीक है, अर्थात फर्म में उद्यमी है, ये उद्यमी कोई वस्तु X बनाता है और इस X वस्तु की कीमत को वो न्यूनतम रखता है ताकि अगर जो नया उद्यमी आए तो इस कीमत पर अपने प्रोडक्ट को वो न बेच पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रतियोगी को कारोबार से बाहर निकालने के लिए, प्रतियोगी को कारोबार से बाहर निकालने के लिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति से मतलब क्या होता है कि एक जो उद्यमी होता है, ठीक है, अर्थात जो उत्पादन कर रहा है
वो अपने कीमत को एकदम न्यूनतम रखता है, इतना न्यूनतम रखता है कि अगर जो कोई नया उद्यमी आए और नई फर्म का विस्तार हो और नई फर्म इसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे, तो ये उद्यमी इस मूल्य पे, ये इतना न्यूनतम रखता है कि इस मूल्य पे ये उद्यमी वस्तुओं को बेच नहीं पाएगा, और जब नहीं बेच पाएगा तो क्या होगा कि धीरे से वो क्या हो जाएगा, उद्योग से बाहर चला जाएगा। जैसे आप देखते हैं एक बेहतरीन सा उदाहरण है कि अमूल दूध देखते हैं ना, अमूल का दूध देखते होंगे आप कि अमूल दूध की जो डेयरी है उसने दूध की कीमत को इतने निचले स्तर पे रखा है, करोड़ों रुपए की उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है, बहुत सारी चीजें वो खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी इतने कम मूल्यों पे वो दूध दे देते हैं कि अगर जो नई रिफाइनरी आएगी, नई कोई उद्यमी आएगा, इस प्रकार के सेटअप के आधार पे वो क्या करेगा कि अगर जो दूध बेचना चाहेगा तो उसे वो इतनी कीमत पे 5 रुपए का दूध वो नहीं बेच पाएगा। अमूल का 5 रुपए का पैकेट आता है, 10 रुपए का पैकेट आता है, 12 रुपए का पैकेट आता है, 38 रुपए का पैकेट आता है, 60 रुपए का पैकेट आता है, 65 रुपए का पैकेट आता है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, ये कीमत को बहुत कम रख दिया। अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है कि अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब आपकी क्लास निरंतर लाइव चलेगी। 2 दिन क्लास आपकी क्लोज थी, लेकिन अब निरंतर चलेगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए, कि दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार का होने की बजाय एल आकार का होता है। बिल्कुल ठीक है। दीर्घकालीन लागत वक्र को हम देखते हैं ना कि ये समकोण टाइप का होता है। बिल्कुल ठीक है, अर्थात एल आकार का होता है। दीर्घकाल में बड़े संयंत्रों के उत्पादन की नई तकनीकी प्रति इकाई उत्पादन की कुल लागत को कम करती है। तो हम देखते हैं ना कि दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं उसकी औसत लागत क्या होती है, कम होती चली जाती है। दीर्घकाल में फर्में जैसे जैसे अपने उत्पादन को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे फर्म की जो औसत लागत होती है वो न्यूनतम हो जाती है। और यही कारण है कि दीर्घकालीन लागत वक्र जो होता है वो एल आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, जरूर आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जरूर एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। चलिए बताइए, तकनीकी रूप से एकाधिकार का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी में तकनीकी रूप से एकाधिकार का उदाहरण क्या है? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं सर जी? कोको कोला, ठीक है, कोको कोला, ठीक है, हाँ यहाँ है। अब आप कहेंगे सर जी ये एकाधिकार का सूचक कोको कोला कैसे हो गया? तो देखिए भैया, स्प्राइट का जो कलर होता है ना वो अलग होता है, स्लाइस का जो कलर होता है ना वो अलग होता है, फ्रूटी का जो कलर होता है ना वो अलग होता है। तो एकाधिकार का मतलब ये है कि रंग के आधार पे भी विविधता पाई जाती है, क्वांटिटी के आकार पे भी विविधता पाई जाती है। कोई 750 ml आता है, कोई 500 ml आता है, कोई 400 ml आता है। तो क्वांटिटी के आधार पे, रंग के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे अगर जो विविधता है भैया, तो वो किसकी बात होगी? एकाधिकार की बात होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला, वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर जी सोना और चांदी से। कहां पे है? हाँ, विश्व बाजार में। देखिए भैया, सोना चांदी सभी देशों को चाहिए, सभी देश क्या करते हैं? विश्व बाजार में सोना चांदी की खरीदारी करते हैं। विविध एकाधिकार की बात करें दोस्तों तो पेटेंट होता है, ठीक है, पेटेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना कि MBA चाय वाला है, MBA चाय वाला है, तो क्या किया है कि अपनी फ्रेंचाइजी देता है,
दूसरे को अपनी फ्रेंचाइजी देता है ना। तो वो क्या दे रहा है कि हमारा आप नाम ले लीजिए और आप जाइए प्रोडक्ट को सेल करिए। फिर अल्पाधिकार जो हो जाएगा, इसमें क्या होता है, कार्टेल होता है, अर्थात उत्पादक संघ होता है। तो जितने लोग भी 3, 1, 4, 2 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार में संतुलन किस स्थिति में अधूरा है? बढ़िया सा प्रश्न है भैया, बताइए क्या उत्तर आएगा। पैमाने का प्रतिफल नियम पढ़े हैं, पैमानों का वर्धमान प्रतिफल नियम पढ़े तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे, देखिए सर भूलिएगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि पैमाने का वर्धमान प्रतिफल नियम जो है वो हमें क्या बताता है। वो हमें ये बताता है कि देखिए आसान भाषा में कि जब हम क्या करते हैं, निर्गतों में वृद्धि करते हैं, निर्गत में वृद्धि करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये निर्गत क्या होता है? तो निर्गत मतलब उत्पादन लागत जो है हमारी, अगर जो श्रम का विस्तार कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे हैं, हम श्रमिकों का विस्तार कर रहे हैं, सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो इससे जब हम क्या कर रहे हैं कि खर्च ज्यादा कर रहे हैं, जब हम उत्पादन लागत अपनी बढ़ा रहे हैं, तो हमारी आगत जो होती है वो निर्गत से ज्यादा होती है। और आगत का मतलब क्या होता है सर? आगत का मतलब होता है कि जब हम सामान को सेल करते हैं, अर्थात जब बिक्री करते हैं, तो उस बिक्री से प्राप्त क्या होता है, ये आय होता है। तो आपको बात समझ में आ गई। ये क्या, निर्गत का मतलब क्या, खर्च करते हैं, अर्थात जो आप व्यय करते हैं उत्पादन को करने के लिए। और आगत का मतलब क्या, कि आपकी आय। तो पैमाने का वर्धमान प्रतिफल का नियम हमें ये बताता है कि जब हम निर्गत में वृद्धि करते हैं तो निर्गत की अपेक्षा आगतों में निर्गत से ज्यादा वृद्धि आती है। मतलब हम खर्च कम होता है लेकिन हमें आय क्या होती है, ज्यादा प्राप्त होती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, यही तो देखते हैं ना कि जैसे जैसे हम उत्पादन के कारकों को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो औसत लागत होती है, औसत लागत क्या होती है, कम होती चली जाती है। और यही तो मैंने आपको बताया, औसत लागत कम यहाँ पे भी तो हो रही है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दोस्तों हम लोग यही देखते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आई तो फिर गलती करेंगे। सबको समझ में आई कि बात नहीं आई? पैमाने का वर्धमान प्रतिफल का नियम हमें ये बताता है कि जब निर्गत में वृद्धि करते हैं, अर्थात जब कोई एक कंपनी है वो अपने व्यय में वृद्धि करती है, उत्पादन व्यय में वृद्धि करती है, अर्थात भूमि का विस्तार कर सकती है, श्रमिकों का विस्तार कर सकती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का विस्तार करती है। तो जब निर्गत में, अर्थात जब इन सारी चीजों में एक फर्म विस्तार करती है, तो जो उसकी आगत होती है, अर्थात आय जो होती है, उसमें वृद्धि देखने को मिलता है। अर्थात निर्गत का अनुपात कम होता है, आगत का अनुपात ज्यादा होता है। तो ये बात समझ में आई। और आप देखते ही हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन के कारकों को बढ़ाते चले जाते हैं, औसत लागत में कमी आने लगती है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है सर? मौसम कुमारी जी, विवेक राठौर जी, संगीता जी, अरुधति देवी जी, लाल बहादुर जी, पिंकी कुमारी जी, अमरेश यादव जी, एस एन मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है, अभी चौधरी जी। सभी लोग कमेंट करके बताइए। राजन सिंह जी, सर अधूरा है क्या? क्या अर्थ है अधूरा है का? अधूरा का मतलब क्या होता है? अधूरा का मतलब यह है कि कंप्लीट इसमें तथ्य नहीं दिए गए। चलिए
क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए अगेन आप लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि सर जी आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग किया जाता है क्योंकि कार्य संचालन में हम क्या ला सके, अधिक लचीलापन सुनिश्चित कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आरक्षित क्षमता का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो लोग विशिष्ट होते हैं, जो विशिष्ट कार्य शैली के होते हैं, उनको उसी प्रकार का कार्य मिल पाता है और वो अपने उत्पादन के स्तर को क्या कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विक्रय लागत का भाग नहीं है? विक्रय लागत का भाग कौन सा नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक है, विक्रय लागत का भाग कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा है जो विक्रय लागत का भाग नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं क्या, यातायात लागत। अब आप कहेंगे सर जी अच्छा विक्रय लागत किस प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है, किन किन प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विक्रय लागत देखने को मिलता है, और विक्रय लागत से संबंधित जो थियरी है वो कौन कौन अर्थशास्त्री देते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विक्रय लागत का मतलब क्या होता है? विक्रय लागत का मतलब ये होता है कि कोई एक हमारी कंपनी है, ठीक है, और हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप लोग बचपन से क्या लक्स का एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे देखते हैं ना, लाइफ बॉय का आप देखते हैं ना, लाइफ बॉय का आप देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट साबुन की कंपनी का, ये क्या बताता है लाइफ बॉय? ये कहता है कि हम 99% आपको कीटाणुओं से सुरक्षित रखते हैं, अर्थात कोई और नहीं है जो आपको 99% कीटाणुओं से सुरक्षित रखेगा। लक्ष्य क्या कहता है? कहता है कि अद्भुत खूबसूरती पाइए, ठीक है, अद्भुत निखार पाइए चेहरे पे, खूबसूरती पाइए चेहरे पे। तो लक्ष्य जो है ये भी विज्ञापन करता है कि भैया जो खूबसूरती हमारे साबुन लगाने से आपको मिल सकता है, वो खूबसूरती कोई और साबुन लगाने से नहीं मिल सकता है। डब आता है तो वो नेचुरल खूबसूरती की बात करता है, ठीक है। तो ये लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सभी से बेहतर है, अर्थात आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करिए। तो ऐसी स्थिति में यातायात लागत जो होता है ये विक्रय लागत का भाग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके शहर में भी लक्स जो है वो 10 रुपए का छोटा पैक मिल जाता है, लाइफ बॉय का छोटा पैक 10 रुपए में मिल जाता है, हमारे शहर में भी मिल जाता है। अर्थात भारत के हर राज्यों में लक्स लाइफ बॉय 10 ही रुपए का मिलता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर राज्यों में हर जगह पे लक्स और लाइफ बॉय की फैक्ट्री है। इन फैक्ट्रियों से सबके पास मतलब बाजार में ले जाने में कुछ ना कुछ तो खर्च लगता होगा, लेकिन इसको इसलिए यातायात लागत के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हर जगह पे इसकी कीमत जो है वो क्या है, 10 ही रुपए है, अर्थात समान है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय बहुत बार पूछा जाता है भैया, टेढ़ा सा है लेकिन बहुत आसान सा है। एक लाइन में बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखनी है कि मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय क्या है भाई। एक लाइन में बताऊंगा, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मोदी गिलियानी प्रमेय क्या कहता है? वो ये कहता है कि देखिए भैया, एक कोई फर्म है, ठीक है, और ये फर्म पूर्णतः रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है किस लिए सर? किस लिए स्वतंत्र है? इसलिए स्वतंत्र है कि वो कहां से वित्त प्राप्त करे, अर्थात वित्त कहां से प्राप्त करे, अर्थात पैसा कहां से ले और वित्त
कहाँ पे निवेश करे, अर्थात वित्त कहाँ से वो प्राप्त करे और वित्त वो कहाँ पे निवेश करे। ठीक है, इसके लिए एक फर्म जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं पूंजी बाजार से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आज के बाद मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय को भूलिएगा नहीं। मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक जो फर्म है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह वित्त कहाँ से प्राप्त करे, अर्थात निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से वो ले और वो पैसा जब उसे मिल जाए तो वो पैसा कहाँ पर निवेश करे। और ये किससे संबंधित हो जाएगा, पूंजी बाजार से संबंधित हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम है, बहुत कम है। तो निवेदन है आप सभी लोगों से कि थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, 2 दिन आपकी क्लास क्लोज थी लेकिन अब आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, 2 दिन में एक दिन संडे था, एक दिन सैटरडे था तो क्लोज थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लगातार बने रहेंगे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या उत्तर आ रहा है, डी अगेन बोल रहे हैं भैया, और कोई डी के अलावा? बिल्कुल, एकाधिकृत प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में सुनिश्चित करती है। तो देखिए दोस्तों, एकाधिकारी जो होता है ना, अर्थात एकाधिकृत प्रतियोगिता जो होता है ना, उसका क्या लक्ष्य होता है, उसका ये लक्ष्य होता है ना कि भैया आप क्या करें कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसकी कीमत ऊंची लें, मतलब कीमत हम ज्यादा लें और कम उत्पादन करें। मतलब जितनी मांग है अर्थव्यवस्था में उससे कम हम क्या करें, पूर्ति करें। ठीक है, पूर्ति करें। तो जब कम वस्तुएं होंगी मार्केट में और मांगने वाले ज्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग कीमत बढ़ा करके भी हमें पैसा दे देंगे। तो जब मांग ज्यादा है और उत्पादन अर्थात पूर्ति कम है तो जाहिर सी बात है कि ये जितना कीमत मांगेगा एकाधिकारी उतना कीमत लोग देने को तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने कोविड में देखा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो लाखों लाखों रुपए में बिक रहा था। ठीक है, बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि भैया लाख रुपए ले लो लेकिन एक हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो ब्लैक में। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन इतना महंगा नहीं है। अभी आप वर्तमान समय में अगर जो ढूंढे तो इतना महंगा नहीं मिलेगा, आसानी से हर जगह मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या था कि मांग ज्यादा थी लेकिन पूर्ति कम थी, तो इस वजह से मांग जो थी इनकी ऊंची थी और उत्पादन इसका मतलब ये मतलब उतना अवेलेबल नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं ऐसा क्यों है? सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी सभी लोग बोल रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तालाबंदी बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइस है, कीमत है। और ये क्या है? AR इज इक्वल टू MR की कंडीशन दी गई है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जी बिंदु जो होता है इसे तालाबंदी बिंदु बोलते हैं। अर्थात यहाँ तक जो कीमत निर्धारित होती है वो क्या होती है कि कम से कम अगर जो इतना कीमत मिलेगा तो एक फर्म जो होगा वो सरवाइव कर पाएगा कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचें। लेकिन अगर जो प्राइस इससे भी कम हो जाएगी तो अब जो उत्पादन लागत होगी उससे ज्यादा, जब उसको उत्पादन लागत से भी कम कीमत प्राप्त होगा अर्थात कम आय प्राप्त होगा तो वो टाटा बाय बाय बोल देगा, कहेगा नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये एक जो फर्म होती है यहाँ तक तो उत्पादन करता है और इस बात की आशा करता है कि भविष्य में चल करके हमारे लाभ में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर जो इससे कम क्या होता है दोस्तों, इससे कम क्या होता है, इसकी जो कीमत होती है इससे भी कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो टाटा बाय बाय बोल देता है।
इसे क्या बोलते हैं, तालाबंदी बिंदु बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है सर, औसत आगम वक्र को कहा जाता है, औसत आगम वक्र को क्या बोला जाता है? बिल्कुल ठीक है, बता दीजिए। औसत आगम वक्र कैसा होता है सर, याद आ रहा है? कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? पढ़े हैं तो याद आना चाहिए। पढ़े हैं तो औसत आगम वक्र का ढाल कैसा होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बता दीजिए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये डी बिंदु होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए आर बोलते हैं। क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं सभी लोग, मांग वक्र। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि औसत आगम वक्र को हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र ही बोलते हैं। और ये किस ढाल का होता है, ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है। किस ढाल का होता है ये, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। यही मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, एक दो लोग ही बताए हैं। तो औसत आगम वक्र को ही मांग वक्र बोलते हैं और इसका ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला, कि किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्लभता मूल्य होता है उसका, वास्तविक दुर्लभता मूल्य किसे बोलते हैं, कमेंट करके बता दीजिए सर। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दुर्लभता मूल्य की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई, चलिए ये प्रश्न आपको पता है, लेकिन ये दुर्लभता मूल्य की बात कौन सा अर्थशास्त्री करता है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बताइए भाई, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दुर्लभता मूल्य में क्या होता है सर, बताइए कमेंट करके, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाजार द्वारा जो निर्धारित मूल्य होते हैं उसमें उत्पादन क्रिया में संपन्न जो सामाजिक लागत होता है और जो साथ ही साथ में सामाजिक लाभ होता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, और ये क्या होते हैं, इसे छाया मूल्य बोला जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो किसी उत्पादन के साधन का दुर्लभता मूल्य होता है उसका छाया मूल्य, और इसकी बात जो है वो टिन वर्जन साहब करते हैं। कौन करता है, टिन वर्जन साहब करते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एक दो लोग बता रहे हैं। तो जितने लोग भी टिन वर्जन की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा इसमें से एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए भैया भैया बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, कोई गलत करेगा क्या, कोई गलत करेगा क्या, बच्चों वाला प्रश्न है। जो प्राथमिक लागत होती है सर, ये जो प्राथमिक लागत होती है ये ऐसी लागत होती है कि जब आप कोई फर्म स्थापित करते हैं तो तुरंत आपको क्या करना होता है कि ये लागतें लगानी पड़ती हैं। जैसे आप क्या खरीदेंगे, आप मान लीजिए कि एक साबुन बनाने वाली कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप क्या खरीदेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। ठीक है, भूमि हो गया, जब भूमि खरीद लेंगे तो फिर श्रमिकों को लाएंगे, तो श्रमिक जो है वो उत्पादन करने की दशा को क्रिएट करेंगे, फिर आप क्या लाएंगे, तकनीकी लाएंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगी ये प्राथमिक लागत के अंतर्गत आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है,
प्राथमिक लागत के अंतर्गत ऐसी लागतें आती हैं जो जब नया फर्म का निर्माण होता है तो प्रारंभिक दौर में इन लागतों का वहन करना पड़ता है, जैसे कि भूमि, श्रम और टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, मूल्यों में वृद्धि की समयावधि में जो वर्ग लाभान्वित होता है वह वर्ग कौन सा है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आजकल जो टमाटर है वो कै रुपया किलो बिक रहा है। टमाटर जो है वो कै रुपए बिक रहा है? कहीं पे 80 रुपए पर केजी, ठीक है, 80 रुपए पर केजी, और कहीं पे 100 रुपए पर केजी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, चलिए बता दीजिए पहले इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप कहेंगे सर जी व्यापारी। देखिए तो मैं देखिए ध्यान से इस बात को देखिएगा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो मूल्य में वृद्धि की समयावधि में जो वर्ग लाभान्वित होता है वह वर्ग होता है व्यापारी। ये जो व्यापारी वर्ग है ना दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया कि आज से मतलब टमाटर में मूल्य वृद्धि के बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है कि जमाखोरी हुआ है। और जमाखोरी में क्या होता है कि ये जो व्यापारी है ना, आज से 6 महीने पहले जब किसानों ने टमाटर उगाया था तो इन किसानों के टमाटर को इन्होंने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा और इस टमाटर को इन्होंने क्या कर दिया, कोल्ड स्टोर में रख दिया, कोल्ड स्टोर में रख दिया ताकि ये टमाटर खराब ना हो। और ये व्यापारी जमा कर लिए टमाटरों को, और अब जाकर के जब टमाटर के मूल्यों में वृद्धि हो गई है तो ये व्यापारी इसको 80 रुपए पर केजी या 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। खरीदे थे 5 रुपया का, उपजाया कोई और, उत्पादन कोई और किया, बस ये थोड़ा सा समय की धैर्यता को रख दिए, मतलब धैर्य बना करके थोड़ा सा समय बिता दीजिए, कोल्ड स्टोरेज वाले को थोड़ा बहुत पैसा दे दिए होंगे, और अब क्या कर रहे हैं, 80 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। तो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि अगर जो मूल्य में वृद्धि होगी तो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जो होगा वो व्यापारी वर्ग होगा। चलिए भैया अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई कि ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र विशेषता है। ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र क्या होता है भैया? बढ़िया सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, क्या उत्तर बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आना चाहिए? ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि ये अति अल्पकालीन बाजार की विशेषता है। अर्थात क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए कि अब क्या है, बरसात का मौसम है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट में अगर जो बरसात हुई है तो बहुत सारे लोग जो मक्के का भुट्टा है उसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो भुट्टा बनाता है वो मान लीजिए कि ये सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले करता है। मान लीजिए आज किया और कल खूब बेहतरीन बारिश हो गई और बाजार के समय पे क्या हुआ, मौसम खुल गया, तो ऐसी स्थिति में भुट्टे की मांग जो होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अब बेचारा जो दुकानदार होगा ना, वो कहेगा कि काश थोड़ा सा हम क्या किए होते कि 100 पीस 200 पीस और ज्यादा लाए होते, क्योंकि आज लोग भुट्टा क्या कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन अब ये बात उसके बस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अति अल्पकाल की स्थिति है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में वो अपने पूर्ति में भी वृद्धि नहीं कर सकता है। तो ये स्थिति किससे हो जाएगी, अल्पकालीन बाजार की हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सामान्य मूल्य का अर्थ है, सामान्य मूल्य का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूर्ति क्या होती है, इसमें बेलोच होती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर जी गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, यहाँ पे बाजार दिया गया है और आप समय की बात कर रहे हैं। भैया यहाँ पे क्या होती है, पूर्ति बेलोच होती है।
ठीक है, पूर्ति क्या होती है? बेलोच होती है, मतलब पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कि सामान्य मूल्य का अर्थ क्या होता है? याद आना चाहिए यार, कॉन्सेप्ट पढ़े, याद आना चाहिए कि दीर्घ काल में एक जो फर्म होता है वो हमेशा ही सामान्य लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म जो होता है वो हमेशा ही समान लाभ कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है कि किसी को ठग नहीं सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दीर्घकालीन संतुलन मूल्य। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बाजार के स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? चलिए, बाजार के स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल कैसा होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, प्यारा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। नहीं याद आ रहा है क्या? ये ग्राफ आपको याद नहीं आ रहा है क्या? याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बता दीजिएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एस एस होता है, एस डैश एस एस होता है, ये डी डी एस डी डैश होता है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है कि पूर्ति वक्र के ढाल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि बाजार के स्थिर संतुलन हेतु मांग वक्र का ढाल जो होता है ये पूर्ति वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने खूबसूरत सा है और इस प्रश्नों का, इस तरीके के प्रश्नों का वेटेज आपके एग्जाम में बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें एक सिस्टमेटिक बेस से पढ़ाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, बिहार शिक्षक भर्ती, मतलब अब सबका बैच चल रहा है दोस्तों। और हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार क्या किया जा रहा है कि सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवा भाग को स्पर्श करता है। तो ये तो बात दोस्तों 100% ठीक है, अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोचनीय होती है। थोड़ा आराम से करिए, बात 100% ठीक है दोस्तों। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगेन अभिकथन और तर्क अगेन पूछ दिया भैया। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतर्निर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। और अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विद्यमान नहीं होती है। चलिए
क्या उत्तर होगा भैया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हुआ? एक सेकेंड रुकिए, क्या दिक्कत आ रही है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत आगम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवा भाग को स्पर्श करता है। ठीक तो है? ठीक तो है ये? एक सेकेंड, तर्क में क्या दिया गया है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोचनीय होती है। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हाँ ये बी होगा। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़ दिया था। ठीक है, तो अब जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, हाँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? कि अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया। सभी लोग क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, अभिकथन और तर्क। तो देखिए 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 दोस्तों, एक सेकेंड, कि अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अंतर निर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर जी कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, या 12 से कम फर्में होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे तो अल्पाधिकार में बताएगा कि 10 से कम फर्में होती हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट बात सही है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 12 से कम फर्में होता है। ठीक है, अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता विद्यमान नहीं होती है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता विद्यमान नहीं होती है। तो ये बात का क्या है? ध्यान से देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता विद्यमान होती है, व्यक्तिगत रूप से प्रतिद्वंदता विद्यमान होती है। एब्सोल्युटली ठीक है कि भैया हम बेच रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, उनका लाभ ज्यादा हो रहा है, हमारा लाभ कम हो रहा है, हमारा लाभ ज्यादा हो रहा है, उनका लाभ कम हो रहा है। तो व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता तो होती ही है दोस्तों। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ये सत्य है परंतु आर असत्य है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीमत नेतृत्व अव्यक्त है, खुले कपट में समझौते अधिकांश देशों में गैर कानूनी है। बहुत प्यारा सा प्रश्न। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लाइक कर देंगे तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, अब ये जो खुला कपटमय समझौता हो गया सर, इसका मतलब क्या होता है? याद आया? याद आया? याद आया? आया? ठीक है, तो खुले कपटमय की बात क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या होता है, खुले कपटमय समझौते की बात अगर जो करें दोस्तों, तो कार्टेल की याद आ रही है। कार्टेल क्या होता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। कार्टेल क्या होता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कीमत नेतृत्व जो होता है अव्यक्त होता है। बिल्कुल ठीक है, कीमत नेतृत्व जो होता है वो अव्यक्त होता है, और खुले कपट में समझौते जो होते हैं वो अधिकांश देशों में गैर कानूनी है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, हीनार्थ प्रबंध की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। हीनार्थ प्रबंध को और क्या कहा जाता है सर? हीनार्थ प्रबंध को और क्या कहा जाता है? याद आ रहा है? हीनार्थ प्रबंध को और क्या बोलते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था।
और घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार की जो आय होती है वो कम होती है, लेकिन सरकार जो है वो अपने आय से ज्यादा व्यय कर देता है। और जब सरकार अपनी आय से ज्यादा व्यय करता है तो सरकार को भाई व्यय करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो ये आय प्राप्त करने के लिए ये कहाँ पे जाएगा? ये कहेगा किससे? आरबीआई से कि भैया थोड़ा सा हमको मुद्रा आप क्या कर दीजिए, छाप करके दे दीजिए। या वो ऋण ले लेगा, आंतरिक ऋण ले सकता है, बाह्य ऋण ले सकता है, या वो टैक्स इंक्रीज कर सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इससे जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग मांग बढ़ा देंगे, मांग बढ़ा देंगे तो मांग बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी तो उसी को तो क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर। नम्रता जायसवाल जी, शांति जी, ललिता साक्य जी, ज्योति चौरसिया जी, आई एम जी, रेणुका जी, शिल्पा गुप्ता जी, अफसाना सिद्दीकी जी, आशीष गोल्डन जी, अफसाना सिद्दीकी जी, रागनी सिंह जी, वृष्टि शर्मा जी। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। फरीन फातिमा जी, अनीस पाटे जी। चलिए, तस्नीम खान जी, राजन सिंह जी, रोहित जी, रश्मि तिवारी जी, चंद्रदीप पांडे जी। सभी लोग बहुत तेजी से नाम आ रहा है। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या? ऐसा क्या है भाई डी में कि राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन ये नहीं है कि राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखता है। नहीं भैया, अगर जो विनिमय दर स्थिर रहेगा ना तो उससे देश को लाभ थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और राजकोषीय नीति में क्या होता है? राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर राजकोषीय नीति का मतलब, तो राजकोषीय नीति मतलब सरकार की जो आय है और सरकार की जो व्यय है। ठीक है, तो इसमें सरकार ये बात को क्या करता है कि मेक श्योर करता है कि हमें आय कहाँ से प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करनी है। तो सरकार के आय प्राप्ति का स्रोत क्या होता है? कर होता है। सरकार टैक्स लगाती है हमारे और आपके ऊपर। साथ ही साथ सरकार आंतरिक ऋण ले सकती है या सरकार बाह्य ऋण ले सकती है। और व्यय क्या होता है? व्यय का मतलब ये होता है कि कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती है। देश का संरचनात्मक विकास होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन सारी चीजों को सुदृढ़ बनाने पर सरकार क्या करती है? व्यय करती है। यही तो होता है, और क्या होता है? अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए, अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। यह नहीं है, मतलब अल्प विकसित देश में राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? इस बात को बताइए भैया, बता दीजिए आराम से। इजी सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, आराम से इजी सी बात है। जो लोग भी सी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी वाले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना? बहुत सुंदर विचार है। जितने सी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुंदर विचार। तो अब जितने लोग भी डी बोल रहे हैं अब ठीक बोल रहे हैं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, अल्प विकसित देशों में सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है ना, वो सरकार के आय और व्यय से संबंधित होती है। ये विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना क्या होता है दोस्तों? इससे संबंधित नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। विदेशी व्यय को हम विदेशी व्यापार को हम बढ़ावा नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देंगे तो भुगतान असंतुलन की स्थिति हमारे देश में क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग किसे कहते हैं? इजी सी बात है, इजी सी बात है भाई, गलत नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार की जो आय है उससे ज्यादा सरकार क्या कर रहा है? व्यय कर रहा है। सरकार को अगर जो 100 रुपये मिल रहा है
तो सरकार कितना व्यय कर रहा है? 110 रुपया व्यय कर रहा है। 100 रुपया मिल रहा है, 110 रुपया व्यय कर रहा है सरकार, या उससे भी ज्यादा या उससे भी कम। तो ऐसी स्थिति में घाटे की वित्त व्यवस्था हम अपनाते हैं, इसलिए क्योंकि आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में उचित प्रयोग हो सके। अब ऐसी स्थिति में सरकार जब अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा तो मुद्रा की जो पूर्ति होगी अर्थव्यवस्था में वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो देश का क्या होगा? संरचनात्मक विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सारी चीजें बेहतर होंगी, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की जो क्रय शक्ति होगी वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ में लोगों की जो निवेश पावर होगी वो भी विकसित होगी। और जब निवेश क्षमता में वृद्धि होगी तो लोग उत्पादन करना चाहेंगे, और जब लोग उत्पादन करेंगे तो क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का मतलब है कि आर्थिक विकास बढ़ जाएगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राजकोषीय नीति संबंधित है। अभी तो बार बार यही बता रहा हूं ना कि देखिए सर, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के आय को देखा जाता है और सरकार के व्यय को देखा जाता है। अर्थात सरकार आय कहां से प्राप्त करती है? सरकार पैसा कहां से प्राप्त करती है? हमसे और आपसे। किस रूप में? कर के रूप में। फिर वो क्या करती है? आंतरिक ऋण लेती है या बाह्य ऋण लेती है। सरकार व्यय कहां पे करता है? कि देश का संरचनात्मक विकास हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सबका विकास हो सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण क्या है? शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण क्या है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों देखिए, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ दिनों की बात है, ये दिन भी गुजर जाएंगे, है ना, और एक खूबसूरत सा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई में लाइफ में बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। जैसे इसी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होंगी, और सीरियस समस्याएं होंगी। वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, पैसे से संबंधित हो सकती है, और भी किसी चीज से संबंधित हो सकती है। वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में समस्या क्रिएट कर चुके हैं कि बहुत समस्या है ना। तो जिन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी समस्याएं है ना, वो लोग बहुत सुकून से और बहुत अच्छे तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सफलता मिल जाएगी और जिंदगी उनकी क्या हो जाएगी? बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर जो आपके पास कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आप उस चीज को ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार थिंक कर रहे हो कि यार भगवान हमारे जैसी जिंदगी किसी को ना दे, बहुत बुरी जिंदगी है। कोई बुरी स्थिति नहीं है, ठीक है। अभी आप जिस कंडीशन में है, आप तुलना करिए अपने लोगों से, ठीक है। आप बहुत अच्छी कंडीशन में, जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, लगातार बने रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बुरी बुरी कंडीशन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और आगे चल करके उन्हें अपार सफलता प्राप्त होती है ना। तो कभी भी इस बात को हमेशा इस बात को दिमाग में कभी भी ना रखिए यार हमारी कंडीशन ही ठीक नहीं है, ये समस्या है, वो समस्याएं तो यार सबकी जिंदगी में है, लेकिन मेहनत करते रहिए, जिंदगी में जरूर सफलता मिलेगी। चलिए, क्या उत्तर होगा? अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने जो पहला कंडीशन बताया ना कि कुछ लोग की जिंदगी बहुत समस्या है, वही हमारी स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो कुछ ही लोग ऐसे होंगे, लेकिन जिंदगी में समस्याओं के होते हुए भी अगर जो आप खूब मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों एक दिन जिंदगी में सिकंदर आप जरूर बन जाएंगे, ठीक है। मतलब विजेता जरूर आप बन जाएंगे। क्या उत्तर हो जाएगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी भाई? कमेंट करके बताएंगे क्या आप? मुझे बता दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया था? पीटर पायर ने या पीटर पायस ने, ठीक है। पीटर पायर या पीटर पायस भी कहीं कहीं आप देखते हैं, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं जितने लोग भी, बहुत सारी गलतियां आ रही है, इतने सारे लोग डिबेट करने लगे। हाँ हाँ, डिबेट करने वालों की कमी थोड़ी है।
घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होती है, सॉरी एक सेकेंड मैंने गलत पढ़ दिया, शून्य आधारित बजट बनाने की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, ठीक है, जीरो बजटिंग की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब बजट का निर्माण किया जाता है तो प्रत्येक मद पे इस प्रकार से विचार किया जाता है कि वो बजट क्या है? नया हो। अर्थात हमने 2022 में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे कितना व्यय किया, कैसा व्यय किया, इसको हम ध्यान में नहीं देते हैं। 2023 का जब बजट का हम निर्माण करेंगे तो एक फ्रेश क्या होगा? पैसे का आवंटन किया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। जैसे कुछ लड़के ऐसे हैं जो इलाहाबाद में रह के या किसी भी अन्य शहरों में रह के तैयारी करते हैं, कहते हैं सर हमारे पास बहुत समस्या है, ठीक है, ये ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है। भैया आपके पास रियल में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको आपके पिताजी इतने कैपेबल है कि आपको उन्होंने एक रूम दे दिया है कि आप निश्चिंत होकर पढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि वो घर छोड़ करके बाहर जा ही नहीं सकते हैं। आपकी परिस्थिति अलाउ कर रही है तभी आप घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं अलाउ करती तो आप घर ही पे रहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी इतना भी नहीं है कि वो घर छोड़ करके 2 4 10 घंटे के लिए दूर जा सके, है ना। तो जो इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आप मत बोलिएगा कि आपकी जिंदगी में समस्या है। जो भी समस्या है मेहनत करिए, 2 4 महीने साल भर में बेहतर हो जाएगी, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भैया? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं देखिए, स्फीति की स्थिति में अतिरेक बजट की नीति होनी चाहिए, ये गलत दिया गया है। अतिरेक बजट होना चाहिए, लेकिन ये अतिरेक बजट जो होगा ना वो उत्पादक होना चाहिए, उत्पादक, ठीक है, अनुत्पादक नहीं होना चाहिए। लेकिन आयोग को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। अतिरेक बजट जो होता है दोस्तों ये उत्पादक होना चाहिए, अनुत्पादक नहीं होना चाहिए। लेकिन आयोग ने इसको सही माना है, इसको उत्पादक यहाँ पे देना चाहिए था। क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। और क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न को, पहले ऑप्शन को ज्यादा क्लैरिफाई करने की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई? अगला प्रश्न क्या उत्तर होगा? सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है डी? अच्छा भाई, ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि घाटे की पूर्ति है तो निम्न उपाय का सहारा लिया जा सकता है। घाटे की पूर्ति मतलब सरकार की आय कम है, सरकार का व्यय क्या है? ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये शुद्ध घरेलू पूंजी प्राप्तियों में वृद्धि कर सकते हैं, विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात विदेश से ऋण ले सकते हैं, घरेलू ऋण ले सकते हैं, और आरबीआई से अल्पकालीन ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक, कि निम्नलिखित में से राजकोषीय घाटा का सही सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होता है सर?
चलिए, क्या उत्तर हो रहा है भाई? सी बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। जितने भी सी बोल रहे हैं सब क्या होंगे? सब सही। सी जितने भी बोल रहे हैं सबको कितना नंबर मिलेगा? 0। इस क्वेश्चन में कितना नंबर मिलेगा? बड़ा सा 0, है ना? राजकोषीय घाटा का ये सूत्र थोड़ी होता है कि राजस्व आय प्लस पूंजी आय। राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? मैंने बहुत बार बताया है कि राजकोषीय घाटा को कई प्रकार से लिखते हैं। राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू बजटरी घाटा होता है और प्लस उसमें सरकारी दायित्व होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिख के 3-4 वे में इसको लिख सकते हैं, तो लिख करके और थोड़ा बहुत उसका रिवीजन करते रहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला, राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? चलिए बता दीजिए। इजी सी बात है भाई, राजकोषीय नीति जो है ये वित्तीय संस्थाओं का नियमन थोड़ी करता है। सरकार वित्तीय संस्थाओं का नियमन थोड़ी करता है। आर्थिक स्थिरता कैसे पाई जाए, आर्थिक विकास कैसे हो, आर्थिक स्थिरता कैसी पाई जाए, रोजगार को कैसे बढ़ाना है, ये नाम राजकोषीय नीति के अंतर्गत देखते हैं। वित्तीय संस्थाओं का नियमन करना गवर्नमेंट का काम थोड़ी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई क्लू ही नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है, बता दीजिए भैया। बिल्कुल ठीक है। आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण। आवंटन का कार्य, वितरण का कार्य और स्थिरीकरण का कार्य। किस अर्थशास्त्री ने बात की थी सर कि राजकोषीय नीति के 3 उद्देश्य होने चाहिए? याद आ रहा है? इकोनॉमिक्स की गहराई को समझते होंगे तो आपको याद आना चाहिए कि हमारे एक अर्थशास्त्री हुए कौन, बताइए आप। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, म से उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय नीति के 3 उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन से? आवंटन का कार्य होना चाहिए, वितरण का कार्य होना चाहिए और स्थिरीकरण का कार्य होना चाहिए। उत्पादन का कार्य नहीं होना चाहिए। कौन बताया था भैया? बता दीजिए, कमेंट करके बताइए, तो मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं बताएंगे? अरे भैया, मसग्रेव साहब याद है कि नहीं याद है? मसग्रेव साहब याद है कि नहीं याद है? मसग्रेव साहब याद है कि नहीं याद है? याद होने चाहिए। मसग्रेव साहब ने बताया ना कि राजकोषीय नीति के 3 कार्य होने चाहिए, आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण का। और अब यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत थी, कॉमन सेंस की जरूरत है, क्योंकि ये 3 कार्य दिए गए हैं और ये उनसे संबंधित है, लेकिन उनका नाम यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। इजी सी बात है भाई, ये तो बहुत आसान सी बात है, बच्चों सी वाली बात है कि राजकोषीय नीति हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। उत्पादन का स्तर कब बढ़ेगा? जब लोगों की निवेश क्षमता में वृद्धि होगी। निवेश क्षमता में कब वृद्धि होगी? जब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, आधारभूत संरचना का विकास होगा, ठीक है। रोजगार की उत्पत्ति हो जाएगी और कीमतों में स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, न्यूनतम कराधान का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूनतम कराधान, इजी सी बात है सर। न्यूनतम कराधान, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम कराधान की बात कौन करता है? किसने कहा कि भैया टैक्स जो है वो आपको कम से कम लगाना चाहिए? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम कराधान की बात कौन करता है भैया? बिल्कुल। तो किसने कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था ना कि देखिए भैया,
देखिए अब इस प्रश्न में भी एरर है। डाल्टन साहब ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आप क्या करिए ना कि कम से कम टैक्स लगाइए, लेकिन वो न्यूनतम कराधान के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं दिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आपसे बता दूं कि सी जितने लोग भी कर रहे हैं ना, डाल्टन कर रहे हैं, वो डाल्टन आप अप्रत्यक्ष रूप से ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही उत्तर जो होना चाहिए दोस्तों, अगर जो इसकी गहराई में जाएंगे, एक बार मैं सर्च कर रहा था तो मुझे भी फर्स्ट रूप से यही लगा था कि इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन इसका जो उत्तर होगा ना वो जेबी से साहब का होगा। लेकिन जो आपका आयोग उत्तर मानता है ना वो ऑप्शन नंबर सी मानता है। से साहब ने कहा था ना, जहां पे जब उन्होंने बताया था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, तो वहीं पे उन्होंने न्यूनतम कराधान सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक्स के अनुसार जो इसका राइट उत्तर होना चाहिए दोस्तों वो जेबी से साहब के द्वारा होना चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, यह संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नया आयोग गठित हो रहा है, तो अब आपको उत्तर इकोनॉमिक्स के अनुसार ही करना है ना। अब ये नहीं करना है कि पिछले प्रश्न पत्र, पिछले आंसर की में इन्होंने ये माना तो इसी पे आधार पर चले। अब नई आयोग गठित होगी तो अब आपको ऐसा नहीं है कि जो नया आयोग बनेगा वो गलती नहीं करेगा, लेकिन क्या करेंगे, 2-4 प्रश्न तो मान के आप चलिए, बस उम्मीद कर सकते हैं कि गलती ना करे आयोग। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? समता का सिद्धांत किसने दिया था? करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित करने चाहिए, समता का सिद्धांत। मतलब क्या कि भैया देखिए, जो व्यक्ति जितना टैक्स अदा कर सकता है उसके आधार पे उसको क्या करिए, टैक्स दीजिए। करारोपण, एक सेकंड रुक जाइए, करों का भुगतान करने की योग्यता, ये वाली बात को आप समझिए कि मतलब जितनी आपकी योग्यता है उसी के अनुसार पे आप टैक्स दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, समानता का नियम। एडम स्मिथ साहब को आपको पता होना चाहिए। एडम स्मिथ साहब ने कौन कौन सा नियम दिया था? समानता का नियम दिया था। कहा था कि भैया टैक्स क्या होना चाहिए कि समान रूप से वितरित होना चाहिए। निश्चितता का नियम दिया था। कहा था कि टैक्स को क्या होना चाहिए, एक निश्चित रूप से आप टैक्स को निर्धारित कर दीजिए। फिर उन्होंने क्या किया था, और कौन सा दिया था, मित व्ययता का सिद्धांत दिया था। और एक मैं नहीं बताऊंगा, एक आप बताएंगे। करारोपण के संबंध में 4 सिद्धांत दिए थे ना, मित व्ययता बता दिए, समानता बता दिए और निश्चितता बता दिया। एक आप मुझे बता दीजिए, चलिए बता दीजिए भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की थी? अब आपको यहाँ पे चीजें ज्यादा ठीक तरीके से समझ में आ जाएंगी। जो जेबी से साहब ने मैंने आपको बताया था वो ठीक बताया था कि जो न्यूनतम करारोपण की थियरी दी थी वो पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए भैया टैक्स कम से कम लगाइए। अगर जो आप टैक्स कम लगाएंगे तो लोगों की निवेश क्षमता में वृद्धि होगी, या अगर जो आप टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो लोगों की निवेश क्षमता में कमी आएगी। तो जब आपने क्या करिए कि आप कम से कम टैक्स लगाइए ताकि क्या हो सके कि लोगों की निवेश क्षमता में कमी ना आ सके। अब आपको याद आने चाहिए कौन, कालवर्ट साहब, कि बत्तख के पर को इस प्रकार से नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। इसका स्टेटमेंट है, कालवर्ट साहब का है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स को आपको दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दोस्तों दी जा रही है। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं। सारे बैचेज उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं।
कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आएगा भाई? बी बोल रहे हैं कि आयकर समानता के सिद्धांत पे आधारित है, तो कर देय योग्यता सिद्धांत, मतलब आपकी कर देने की योग्यता जितनी है उतना आप टैक्स दीजिए। अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, गरीब से कम टैक्स लिया जाता है। ठीक है, मतलब आपकी आय के आधार पर टैक्स लिया जाता है। अगला, अग्र अंतरणशील कर प्रभावित करेगा। ठीक है, लाइव क्लास 10 बजे से होती है सुबह में। चलिए, इन केस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाती है। एक होता है अग्र अंतरणशील कर और दूसरा होता है पश्चगामी कर। याद आ रहा है ना? एक अग्र अंतरण होता है और एक होता है पश्च अंतरणशील। ठीक है, तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक है, अग्र अंतरणशील, जैसे मान लीजिए कि ये अमूल दूध, ठीक है, आराम से समझ लीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा। अमूल दूध की कंपनी है, ठीक है। अब अमूल दूध पे सरकार ने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, कर में की दर में वृद्धि कर दी। तो अब ये जो अमूल दूध है, आपने देखा कि अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले अमूल के जो दूध थे वो महंगे हो गए, अर्थात जो क्रेता है, अर्थात जो उपभोक्ता है, अर्थात जो हम लोग हैं, हम लोगों को अब पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अमूल कंपनी पर इस सरकार ने क्या कर दिया है कि टैक्स बढ़ा दिया है। तो ये जो अमूल कंपनी है, ये अपने लाभ में कमी आने नहीं दिया, कहा कि भैया जो उपभोग करेगा वो कौन करेगा। तो ये अमूल जो है ये क्रेता के ऊपर टैक्स वो भार भेज दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? खरीदारों को विक्रेता से ज्यादा होगा, मतलब जो आप खरीद रहे हैं तो टैक्स आप वहन करेंगे। ये तो अग्रगामी हो गया। दूसरा होता है पश्चगामी। पश्चगामी में क्या होता है कि ये अमूल दूध की कंपनी, अमूल दूध की जो फैक्ट्री है, ये जहां से दूध उठाती है, मान लीजिए कि उन लोगों को कहे कि देखिए भैया अब हम थोड़ा सा आपसे दूध सस्ता लेंगे, नहीं तो हम आपसे दूध नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थिति में पश्चगामी हो जाएगा और ये हमारे आपके ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा? अग्रगामी हो जाएगा। अगला, चलिए भैया, वैगनर किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं? बहुत दिन बाद वैगनर साहब आए भाई। वैगनर साहब, इलाहाबाद में बहुत तेज बारिश होने लगी, कौन बता रहे भाई? एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करना पड़ेगा, फ्री में सारी चीजें मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती है ना? अगर जो इंस्टीट्यूट चलाना है तो सारी चीजें फ्री में नहीं दी जा सकती है ना। दासमती जी बोल रहे हैं सर जी मैं लाइव क्लास नहीं देख पाती, रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूं? अरे भाई, रिकॉर्डेड जा करके आप वीडियो वाला जो सेक्शन होता है वहां पे वीडियो पड़ी होती, व्हाट्सएप पे तो भेज नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कहा अकेले किसी को तो भेज नहीं सकता। आप एप्लीकेशन पे जाइए, जो आपका कोर्स है उसमें जो वीडियो वाला सेक्शन है उसमें अपलोड हो जाता है, उसमें देख लीजिए। और YouTube की अगर जो आप बात कर रहे हैं तो आप YouTube पे जाइए और प्ले स्टोर दिया गया है वहां पे देख लीजिए, है ना। चलिए चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं सर? आप कहेंगे राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए भैया, जब देश का आर्थिक विकास होता है ना, जब देश का आर्थिक विकास होता है तो उससे क्या होता है? मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है, अर्थात जब मांग और पूर्ति क्या होता है? क्रियाशील होता है, तो राज्य की गतिविधियों में क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला,
निम्नलिखित में से कौन करापात मसग्रेव द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? एक सेकेंड, मसग्रेव साहब की बात आ गई भैया। थोड़ा लाइक शेयर किया करिए, इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर किया करिए सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, तो जितने लोग भी आराम से करिए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब करापात समस्या को दोस्तों मस्करेव साहब ने 3 तरीके से देखा। निरपेक्ष समस्या देखा, प्रभावी समस्या देखा और बजट संतुलन के रूप में देखा। उन्होंने विभेदीकृत समस्या को नहीं देखा। अब इसके लिए करापात पर मस्ग्रेव का आपको जो उन्होंने समस्या बताई थी उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ते हैं तो नहीं जानते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, तो आप क्या करिए ना कि आप एप्लीकेशन पे जो वीडियो वाला सेक्शन है वहां पे जाइए, वहां पे आपको क्लास मिल जाएंगी, है ना। अगर जो कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, ठीक है। अगर जो इनकेस कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज जरूर कर लिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि करारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? अनुकूल प्रभाव किस पे पड़ेगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। बोलिए सर जी। आय के वितरण में असमानता कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अमीरों से हम ज्यादा टैक्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप एक न्यूज सुने होंगे कि जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उसने 11 करोड़ रुपए सालाना टैक्स जमा किया। तो सोचिए 11 करोड़ रुपए उसने दिया और ये 11 करोड़ रुपए सरकार कहाँ पे व्यय करेगी? किसी जगह व्यय करेगी जहां की सड़कें अच्छी हो पाए, या जहां की स्वास्थ्य अच्छी हो पाए, या जहां पे क्या बोलते हैं कि शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो पाए। तो जब ये सारी चीजें अच्छी होगी तो एक जो नीचे तबके के लोग हैं वो लोग भी ऊपर उठेंगे और उनके अंदर भी निवेश की भावना जागृत होगी और वो भी क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, तो वो भी लाभ कमाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम हो जाएगी। तो अर्थात आय वितरण में असमानता को कम करने में क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कर को उत्प्लावक कहा जाता है यदि कर राजस्व हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा भैया? कर को उत्प्लावक कहा जाता है। चलिए, कर को उत्प्लावक कब कहा जाएगा भाई? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कर को उत्प्लावक कब कहा जाएगा भैया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि उत्पादन में परिवर्तनों के प्रति क्या होता है? अधिक संवेदनशील होता है। तो कर को उत्प्लावक कहा जाएगा यदि कर राजस्व उत्पादन में परिवर्तनों के प्रति क्या होते हैं? अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला, करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत प्यारा सा प्रश्न। प्रसारण सिद्धांत सर किसने दिया? क्या कहा? बता दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। लाइक शेयर नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लाइक शेयर किया करिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने लोग भी लाइक शेयर क्यों नहीं, लाइक शेयर नहीं किए? क्यों नहीं करते भैया? क्यों नहीं करते हैं?
जितने लोग लाइव हैं उतना भी लाइक और शेयर नहीं है, कैसे क्लास चलेगी भाई? हैं? फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता, सुना है कि नहीं सुना है? बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है, तो फ्री का ज्ञान क्यों ले रहे हैं? एक लाइक एक शेयर कर दीजिए, इसका मतलब कि इस क्लास के लिए आपने भी कुछ किया है, तो कुछ किया है तो फ्री का रहेगा नहीं, तब ज्ञान कारगर हो जाएगा, है ना? तो क्या उत्तर होगा भाई? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, मैंसफील्ड एवं कनार्ड, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रसारण सिद्धांत क्या होता है पता है आपको? बिल्कुल ठीक है। प्रसारण सिद्धांत में ये कहा गया कि देखिए, जब कोई सरकार कर लगाती है तो ये कर क्या होता है ना कि कुछ ही समय में समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से क्या होता है, लग जाता है। मतलब समाज के सभी वर्ग जो होते हैं इस कर को वहन करते हैं, मतलब इस कर को अदा करना पड़ता है। तो प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैंसफील्ड और कनार्ड के द्वारा। और उन्होंने कहा कि जब सरकार कोई नया कर लगाता है तो कुछ ही समय में ये सारे कर स्वतः ही प्रसारित हो जाते हैं, समाज के हर वर्ग में, हर वर्ग के लोग क्या देते हैं, ये टैक्स वहन करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला इजी सा प्रश्न है भाई, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा सर? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बोलिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे कर भार के हस्तांतरण को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह देंगे सर जी कर विवर्तन। एक होता है करापात, दूसरा होता है कराघात, तीसरा होता है कर विवर्तन। तो करापात क्या होता है और कराघात क्या होता है? एक बार नहीं बहुत बार बताया। जब आप अपना टैक्स दूसरे के ऊपर परिवर्तित कर देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? कर विवर्तन बोलेंगे। अर्थात मान लीजिए कि कोई आप साबुन की कंपनी आपकी है, साबुन की कोई कंपनी है, सरकार ने टैक्स आपके ऊपर लगा दिया, तो आपने क्या किया कि सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा रही है तो आप कहेंगे कि भैया अब जो खरीदार है ना, जो उपभोक्ता हैं, उनसे हम टैक्स वसूल करेंगे, अर्थात हम अपनी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कर विवर्तन हो जाएगा। अगला, एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि। ये तो कॉन्सेप्ट अक्सर दोस्तों पूछता है, ठीक है। ये कब कर का भार क्रेता वहन करेगा और कब कर का भार विक्रेता वहन करेगा, ये इस प्रश्न से, इस कॉन्सेप्ट से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो क्रेता कर का भार कब वहन करता है? जब मांग की लोच क्या होती है? बेलोच होती है। और विक्रेता कब वहन करता है? जब मांग की लोच कैसी होती है? लोचदार होती है। बेलोचदार का मतलब क्या होता है कि अगर जो माचिस की कीमतों में वृद्धि कर दी जाए, नमक की कीमतों में वृद्धि कर दी जाए, तो भी आपकी मजबूरी है। गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, बिजली की कीमतों में वृद्धि की जाए, तो भी आपकी मजबूरी है कि आप इसकी मांग को कम नहीं कर सकते हैं या इसका कोई स्थापन वस्तु नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कितना भी टैक्स बढ़ा दे, आपको ही वहन करना पड़ेगा और पड़ेगा। माचिस के बिना काम नहीं चलेगा, नमक के बिना काम चलेगा नहीं, गैस के बिना काम चलेगा नहीं, बिजली के बिना काम चलेगा नहीं। तो ये सारी की सारी क्या है, इनकी मांग जो है वो बेलोचदार है। तो ऐसी स्थिति में सारा का सारा कर का भार कौन वहन करेगा? क्रेता करेगा। लेकिन जो लोचदार है, अर्थात आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे चाय की कीमतों में अगर जो वृद्धि कर दी जाए तो आप कॉफी की तरफ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में चाय विक्रेता कभी नहीं चाहेगा कि आपके ऊपर वो टैक्स डाले। वो विक्रेता खुद ही टैक्स को वहन कर लेगा ताकि भैया आप उसके क्रेता बने रहें। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि अधिक बेलोचदार होता है, ठीक है। तो यदि एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होता है, इसका मान की, इसका मतलब यह है कि मांग अधिक बेलोचदार होता है। अगला,
चलिए, करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ होता है? ऊर्ध्व समता क्या होता है सर? ऊर्ध्व समता क्या होता है? एक होता है ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। ठीक है, एक होता है ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। क्या होगा? क्या उत्तर होगा सर? बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं जितने भी बोल रहे हैं कि अलग अलग आय समूहों के लोगों पर अलग अलग कर लगाए जाए। ऊर्ध्व समता का मतलब क्या है कि आप आय समूह अलग अलग है, कुछ कुछ हजार रुपए कमाने वाले हैं, कुछ लाखों कमाने वाले हैं, कुछ करोड़ों कमाने वाले हैं, कुछ अरबों कमाने वाले, तो अलग अलग आय समूहों पे अलग अलग टैक्स लगे, तो इसे ऊर्ध्व समता। और क्षैतिज समता का मतलब क्या है कि सभी लोगों पर एक समान रूप से कर लगे। कर एक प्रत्यक्ष कर कहलाता है। यदि कौन बात कर रहा है भाई? बात नहीं करिए, बात करेंगे तो डांट सुनना पड़ जाएगा, है ना? और मैं बहुत ही सहनशील व्यक्ति हूं, डांटता कभी कभार, क्यों मजबूर करते हैं डांटने, है ना? चलिए चलिए बताइए, नहीं करिए बात, क्या मतलब है बात करने? बात खत्म हुई है कभी आज तक जिंदगी में? बढ़िया बात करने वाला अगर जो मिल जाए तो बात कभी खत्म हुई है क्या जिंदगी में? बस आपके जैसा इंसान मिल जाना चाहिए, जो आपके जैसा सोचता हो, आपके जैसा वो काम करना चाहता हो, और बातें बहुत सारी। चलिए बताइए भाई, क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप कहेंगे सर जी एक, तो जितने लोग भी ये बोलेंगे कि एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि प्रभाव और करापात एक ही व्यक्ति पे हो। जैसे कि क्या होता है दोस्तों? इनकम टैक्स होता है, ठीक है, इनकम टैक्स जैसे होता है, इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और आपको ही वहन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी क्यों कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी क्यों कहा जाता है। देखिए, मेरा मानना है ना कि यार जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियस भी होने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस यार काम से काम, बस जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है कि नौकरी पा जाइए, जिंदगी खत्म। लेकिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, संतुलन को बैठा करके चलिए, है ना? जिंदगी जीनी भी जरूरी है ना? आप जहां पे हैं, जैसे भी हैं, इस जिंदगी को जीना भी जरूरी है, क्योंकि जब समय गुजर जाएगा ना, तो फिर लगेगा था कि यार जिंदगी मिली थी, थोड़ा और ठीक तरीके से जी लिए होते तो मजा आ गया होता। जिंदगी का ये गोल बिल्कुल नहीं है कि यार बस नौकरी मिल जाए, जिंदगी खत्म हो जाए। नौकरी मिलना तो एक अनिवार्य कंडीशन है आपकी लाइफ में, बाकी नौकरी से कई गुना बड़ी जो है वो जिंदगी है ना? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो थोड़ा बहुत बात मैं भी मानता हूं, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि एक ही दर्रे पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ये सभी आय समूहों के लिए
समान दर पर भारित किए जाते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी इसीलिए कहते हैं क्योंकि चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, सभी पर समान रूप से लगाए जाते हैं। 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट खरीदेंगे तो अमीर भी खरीदेगा तो उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना गरीब खरीदेगा तो टैक्स देगा। कोल्ड ड्रिंक आप खरीदते हैं तो अमीर से भी कोल्ड ड्रिंक पे उतना ही टैक्स लिया जाएगा जितना टैक्स गरीब से लिया जाएगा। मूवी थिएटर जाते हैं, जब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे भी अमीर से ही उतना ही टैक्स लिया जाएगा जितना टैक्स गरीब से लिया जाएगा। ठीक है, अगला, कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा कि कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? कहिए ना सर जी कि वैधानिक करापात में क्या होता है कि व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पे उत्तरदायी होता है। इतना टाइम लगाने की जरूरत क्या? वैधानिक करापात किससे संबंधित होगा भैया? जिसके ऊपर टैक्स पड़ेगा उसको भुगतान करना पड़ेगा। आपके ऊपर लगेगा, नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो उसी सैलरी में से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सामान्यतः आयकर किस सिद्धांत पे आधारित है भैया? आयकर किस सिद्धांत पे आधारित है? ये भी लगातार हम लोग देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं एक ही प्रश्न, कर देय क्षमता सिद्धांत। जिसकी जितनी आय है उसी आय के आधार पे वो टैक्स दे। ठीक है, अभी आपकी आय बहुत ज्यादा नहीं है तो आप बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। अभी जब आय होने लगेगी तो लाखों लाखों रुपए टैक्स में देने लगेंगे। आज लाख रुपए के लिए क्या हो रहे हैं, परेशान है कि यार 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। जब पैसा होने लगेगा तो लाखों रुपए टैक्स देंगे, फिर आपको लगेगा कि यार अभी और अर्निंग की जरूरत है। तो वही बात है कि जब आपके पास कम पैसा है तो आप कम टैक्स देंगे, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा टैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न, इजी सा प्रश्न है। चलिए, इजी सा प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए ठीक है, तो प्रगतिशील आयकर समान सीमांत त्याग पे आधारित होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रगतिशील आयकर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में आपके कर में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये बात सही है। अगर जो आय में 10% की वृद्धि हुई है तो कर में भी 10% की वृद्धि होगी, देयर इज नो डाउट। आय जितनी अधिक होगी करदाताओं को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होगी। बिल्कुल ठीक है भैया, मुकेश अंबानी करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आम जनता के लिए 1 लाख रुपए क्या होता है? बड़ी इनकम होती है। तो जहाँ इर्जी सी बात है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अभी कुछ देर पहले यही प्रश्न मैं आपसे पूछा था, 1-2 लोगों ने उत्तर दिया, सभी लोगों ने बताया नहीं, तो अब बताना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, कि एडम स्मिथ साहब ने करारोपण के 4 नियम दिए थे, कौन कौन सा था? एडम स्मिथ साहब ने करारोपण के 4 नियम दिए थे, कौन कौन से थे भाई? बिल्कुल ठीक है, तो आप कहेंगे कि देखिए सर, एडम स्मिथ साहब ने समता का नियम दिया था, कहा था कि भैया टैक्स ऐसा लगाइए कि सीमांत त्याग समान हो, टैक्स समान नहीं हो, लोगों की सीमांत त्याग समान। निश्चितता, टैक्स को आप निश्चित कर दीजिए ताकि लोग माइंड मेकअप किए रहेंगे कि हमको कब टैक्स देना है और कितना टैक्स देना है। सुविधा, मतलब आप टैक्स का समय ऐसे निर्धारित कीजिए कि लोगों को टैक्स पेमेंट करने में सुविधा हो। और मितव्ययता, अर्थात टैक्स आप कम से कम लगाइए, अर्थात जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कोई भी प्रश्न नहीं है, छुट्टी मिल गया आप लोगों को, लेकिन कहीं घिसाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि आपको कोई भी समस्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए।
एक तरफ आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, नोट्स के माध्यम से पीछे सारी चीजों को रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, और दोस्तों आपका करंट भी मैं कवर करा रहा हूँ। सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है दोस्तों, आपको अलग से कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों हमारी जो क्लासेस चल रही है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की भी क्लास चल रही है, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और बिहार शिक्षक भर्ती की भी दोस्तों क्लास जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलती है। इट मीन्स की आगामी परीक्षाओं में भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार शिक्षक भर्ती की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो जो नीचे ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोई भी समस्या होगी तो इस नंबर पे नीचे जो नंबर आ रहा है कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।